नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा अभी एक न्यू टारगेट बैच बिहार एसआई के लिए शुरू हुआ है, जिसका दोस्तों पहला क्लास 1 अगस्त को हुआ था। जिसमें सर ने यहाँ पे बिहार एसआई जो 1275 वैकेंसी आई थी, उसमें जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और मेंस में पूछे गए थे, उन सभी पॉलिटी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको इस बैच का सभी नोट्स और आपको क्लास चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरे क्लास जितने भी आएंगे सर के द्वारा उस सभी का यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो है प्री मेंस और में पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, बिहार दरोगा का 1275 में पहला प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। जो राज्य विधानसभा होती है ना, ठीक है, इसमें कितनी अधिकतम संख्या निर्धारित होती है, ये प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों एक आर्टिकल हमारे पास है, आर्टिकल 170 यानी कि 170 के तहत जो है विधानसभा की संरचना के बारे में बतलाया गया है, और इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में कम से कम जो है ना 60 सीटें होनी चाहिए, ठीक है, और अधिक से अधिक कितनी 500 विधानसभा सीटें यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा 500। यदि यहाँ पे न्यूनतम पूछता तो आपको कितना होता है 60 होता है, लेकिन क्या पूछा गया यहाँ पे अधिकतम पूछा गया, इसलिए 500 होगा। लेकिन दोस्तों 3 ऐसे राज्य हैं जैसे कि आपका सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया आपके पास, और साथ ही हम बात करें तो मिजोरम, और इसके बाद हम बात करें गोवा। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जो इसका पालन नहीं करता है, यानी कि जो है न्यूनतम कितनी चाहिए 60 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग तो 32 जो है आपके पास सिक्किम में है। मिजोरम में तो हम बात करते हैं यहाँ पे 40 विधानसभा सीटें हैं, और जो गोवा है यहाँ पे आपको 40 सीटें देखने को मिलती है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 170 का पालन नहीं करती है, आप ये कह सकते हो। ये तीनों राज्य यहाँ पे अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों आर्टिकल होता है एक भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 का 3। इसमें दोस्तों कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, यहाँ पे उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा लोकसभा के प्रति। दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछे गए थे इसमें लोकसभा अध्यक्ष के प्रति भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज आंसर नहीं होना, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। दोस्तों एक आर्टिकल और हमारे पास आता है 75 का 2, ठीक है, सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि यहाँ तो केंद्रीय मंत्री जो है सामूहिक रूप से अगर पूछा जाए तो आपको बताना होगा लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर पूछा कि ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, तो वो होते किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे उत्तरदायी होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। दोस्तों संघीय कार्यपालिका में बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है दोस्तों कि जब संघ का शासन होता है ना, संघ के शासन में 3 प्रकार से चलते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो क्या कार्यपालिका यहाँ पे बात हो रही है। तो कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसके साथ ही हम बात करें तो उसके नीचे कौन आएगा, प्रधानमंत्री आएंगे, ये भी शामिल होते हैं। और इसके बाद दोस्तों महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो ये जो है आपके तीनों कार्यपालिका में शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं कैग, ये दोस्तों किसमें शामिल होते हैं, तो ये आपके न्यायपालिका में शामिल होते हैं। किसमें, न्यायपालिका में शामिल होते हैं। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला शामिल नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका में आपके सुप्रीम कोर्ट और साथ ही सीएजी इसमें शामिल होते हैं। और दोस्तों एक होता है हमारे पास विधायिका। विधायिका में क्या क्या शामिल होते हैं, तो विधायिका में आप ध्यान रखोगे इसमें लोकसभा और जो है यहाँ पे राज्यसभा शामिल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कानून बनती है। तो इनको ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। देखिए भारत सरकार द्वारा जो जनजातीय समूह थे यहाँ पे स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति था, उसका नाम क्या था, भूरिया समिति, ठीक है। दोस्तों हम बात करेंगे भूरिया समिति का, इसका जो गठन किया गया था 1994 में, इसका गठन किया गया था भूरिया समिति का, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों, दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है। दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी, भूरिया, ठीक है।
तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। और इन्होंने अपनी जो ये जो है ना कमेटी, इसमें 22 सदस्य थे इसमें शामिल। कितने सदस्य थे? इसमें 22 सदस्य इसमें शामिल थे, इसको भी आप ध्यान रखोगे। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कि इन्होंने कब अपना सिफ़ारिश को प्रस्तुत किए थे, तो 1995 में 1 साल के बाद यहाँ पे इन्होंने अपना सिफ़ारिश मतलब प्रस्तुत किए थे। और इन्होंने कहा था कि जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था? भूरिया समिति ने कहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 1.5 सदस्य मनोनीत कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं ना, राज्यसभा में हम बात करेंगे तो कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा में दोस्तों यहाँ पे 12 सदस्य को यहाँ पे मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा। ये राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर कितना है? तो आर्टिकल 80 के 3 के तहत यहाँ पे ये 12 सदस्यों को मतलब मनोनीत करते हैं। जैसे कि आपके साहित्य कला हो गया, खेल विज्ञान, सबसे इन सभी क्षेत्रों से 6 क्षेत्रों में यहाँ से मतलब कि शामिल करते हैं। और यहाँ पे 12 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो लोकसभा था ना, इसमें 2 सदस्य जो है यहाँ पे एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, जिसको 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। अब ये प्रावधान खत्म हो चुका है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? दोस्तों हम बात करेंगे महाभियोग का, तो ये क्या होता है? तो जब भी राष्ट्रपति अपने संविधान के कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं या उसका अतिक्रमण करते हैं, तो उनको उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। ठीक है। और दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया जो है ना किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और यदि महाभियोग की मतलब कि ये प्रोसेस लागू करना होता है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसको पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चालू करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो 14 दिन पहले उसको पूर्व सूचना दी जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि महाभियोग में कौन-कौन शामिल होते हैं और शामिल नहीं होते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है अगर हम बात करें यहाँ पर संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोस्तों इसमें जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें सभी मतलब कहने का मतलब है कि मनोनीत भी और जो वो होते हैं निर्वाचित होते हैं, दोनों यहाँ पे भाग लेंगे। यानी कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेंगे, बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दोस्तों जब भी राज्य विधानसभा जैसी बात आ गई तो वो इसमें भाग नहीं लेंगे। दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य की विधानसभा नहीं लेंगे। ठीक है। यानी कि जब भी महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी तो केवल और केवल उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य ही भाग लेंगे। इसके अलावा कोई भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। जैसे ऑप्शन में कोई आएगा उसको हम काट देंगे। तो हमारे पास जो है 3 और 4 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। देखिए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति है ना, ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज संबंधित यहाँ पे इन्होंने 3 स्तरीय बतलाया था। ठीक है। 3 स्तरीय जो है पंचायती राज को इन्होंने बतलाया था, जिसमें आपको ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गया और उसके बाद जो जिला स्तर पर क्या होता है तो जिला परिषद होता है। इस बात है आप लोग जानते ही होंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, इसका गठन कब हुआ था? तो 1957 में इसका गठन होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? देखिए जब भी राष्ट्रीय आपात लागू होता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 358 के तहत जो है आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 358 इसका सही जवाब होगा। अगर दोस्तों हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 352 में आपको राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिलते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका मतलब कि मतलब कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पे देखेंगे 352 में जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा होती है और 360 में दोस्तों क्या होता है आपके पास वित्त आपातकाल की चर्चा होती है, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है वित्त आपातकाल। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में बी हमारे पास का आंसर होगा 358। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कौन से यहाँ पे सही होगा वो आप यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इसका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार। दोस्तों जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है ना, ये कब लागू हुआ था? तो ये 1980 में आया था। कब? 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था। इसके बाद हम बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम की। दोस्तों हम बात करेंगे ये जिसे बोलते हैं मीसा। और मीसा कब आया था? तो मीसा आपको पता है दोस्तों कि मीसा जो है ना, ये आपके 1971 में आया था मीसा।
कानून। और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध जो व्यापार अधिनियम है, ये कब आया था? तो ये आपका 1988 में आया था। कब? 1988 में आया था, इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे अगला विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम कब आया था? तो ये 1974 में आया था, ठीक है। यदि आप दोस्तों क्रम में से सजाएंगे तो आपके पास जो है ना इसका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मुख्यमंत्री की जो कार्य और शक्ति है उसका उल्लेख हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 167 के तहत इसको मतलब मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें कि 162 का, तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार इसमें 162 में इसकी चर्चा की गई है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करें 169 का, तो इसमें क्या है? तो विधान परिषद की जो है सृजन और समाप्ति की बातें इसमें कही जाती हैं आर्टिकल 169 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा हमारा। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो दोस्तों ये जो है भाग नंबर 7 को यहाँ पे 7वें संविधान संशोधन 1956 के तरफ से हटा दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होते हैं? जो अनुसूचित क्षेत्र समिति होते हैं इसके अध्यक्ष हम बात करें, वो होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? दोस्तों हम उद्देशिका की बात करें तो इसे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना कहते हैं। और इसमें हम बात करें अगर कि संशोधन कब किया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, ठीक है। ये सरदार सिंह स्वर्ण समिति की सिफारिश पे इसे लाया गया था, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था 1275 पोस्ट के लिए उसका। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो दोस्तों राज्य विधान परिषद जो है ना इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या बात करें तो हम लोग कितनी होती है यहाँ पे 40 होती है। कितनी? 40। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है दोस्तों? तो यह दोस्तों कौन सा था? डीपीएसपी। डीपीएसपी दोस्तों क्या आपके पास है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की यहाँ पे संकल्पना की जाती है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर छुपा हुआ है। अवसर की दोस्तों समानता किससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जो अवसर की समानता होती है आर्टिकल 16 में आपके अवसर की समानता की चर्चा की जाती है, इसे भी आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए यहाँ पे जमानत राशि रखी जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होता है? देखिए जब भी कोई संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। संसद के पास पुनर्विचार नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे 6 माह से अधिक अवधि, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे, यानी उनको हर हालत में उनको अपना स्वीकृति देना अनिवार्य होगा वहाँ पे, जब भी संवैधानिक संशोधन की बात वहाँ पे होगी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा दोस्तों अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से ये संबंधित है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो दोस्तों, वो अनुच्छेद कौन सा हमारे पास है? 78। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? यानी जो हाई कोर्ट होते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट, उसमें जो कौन-कौन से मतलब राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, वो कौन-कौन से आपके पास होगा, आपको ये बताना है यहाँ पे। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी आता है, ये भी सही है। और उसके बाद हम बात करें तो निरीक्षण क्षेत्राधिकार भी आता है, जबकि परामर्श ये नहीं दे पाते हैं। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि स्तंभ 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का यहाँ पे चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। तो ग्राम पंचायत गठन का हुआ दोस्तों आर्टिकल 40 में होता है, यानी 1 का ऑप्शन 3 होगा। तो 1 ऑप्शन 3 कहाँ पे है? तो इसमें है, ये हो सकता है, बाकी उसमें किसी में नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही आंसर, ये आप एग्जाम में क्वेश्चन देख लीजिए, यदि आपको एक भी पता होगा ना तो आप इजीली यहाँ से फाइंड कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे एक समान नागरिक संहिता जो है यानी यूसीसी, ये कहाँ दोस्तों? ये आपके पास 44 में। और पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, जो कि आपके एग्जाम में जो बिहार एसआई हुआ था, ये एएसआई एग्जाम हुआ था, वहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है, एसटीएनओ वाला में। कृषि और पशुपालन न्यायपालिका और
कृषि और पशुपालन किसमें है दोस्तों? तो ये 48 में आपके कृषि और पशुपालन है, और साथ में बात करें तो कार्यपालिका और न्याय प्रतिकरण 50-50 ये आपके 50 में है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? दोस्तों अभी निर्वाचन आयोग बहुत चर्चे में है, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने वाला था। तो बिहार के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 324 में यहाँ पे निर्वाचन आयोग की चर्चा की जाती है। भारत में स्थानीय शासन विषय किसका है? जो स्थानीय शासन विषय है भारत में, इसकी हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये किसका होता है? तो ये राज्य सूची का विषय होता है स्थानीय शासन। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है कौन सा? सरकारी आयोग। ठीक है, ये सभी लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद है तो वायुसेना के अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके तो तीनों कमांडर के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो इसलिए वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे, या नौसेना हो जाएंगे, या थल सेना हो जाएंगे, सभी के अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं यहाँ पे? राष्ट्रपति करते हैं, जबकि दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? दोस्तों ऐसा कौन से आप देखिए जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसी भी संसद के कार्य में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्यवाही में ये वोट नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, कार्यवाही को मतलब कि सुचारू रूप से चला सकते हैं, मतलब कि उसमें अटेंड कर सकते हैं, जबकि इसमें वोट देने का उनके पास अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1275 ईस्वी, जो 75 ईस्वी बोलते हैं, 1275 जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटी का, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया था दोस्तों? तो जो बिहार मानवाधिकार आयोग है ना, ये 2000 ईस्वी में यहाँ पे गठित किया गया था, आप लोग ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति के पद से कैसे हटाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब किस सभा में बैठते हैं? तो ये राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो जो भी काम होगा इसका, वो राज्यसभा से ही होगा, यानी कि राज्यसभा के संकल्प द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? जब भी आपातकाल लगता है दोस्तों, तो आर्टिकल 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, ये हमेशा लागू ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। समान नागरिकता संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 44 में आपको समान नागरिकता यानी कि यूसीसी के बारे में बतलाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को कौन सुगम बनाता है? यानी कि दोस्तों हम बात करें लोकसभा यदि कोई सत्र चल रहा है अभी, जैसे मानसून सत्र चल रहा था ना अभी, तो यदि इसमें अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, तब उसके सदन को कौन संचालित करेंगे? तो वो करेंगे कौन? अध्यक्ष पैनल द्वारा इनको मतलब कि सुचालित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित की जाती है? जो लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तिथि होती है, ये राष्ट्रपति घोषित करते हैं। कौन घोषित करते हैं यहाँ पे? राष्ट्रपति घोषित करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। यहाँ पे सही सुमेलित कीजिए, भारत का संघ है, राज्य है, नगर निगम है और ग्राम पंचायत है, आपको यहाँ पे चूज करना है। दोस्तों देखिए, जो यहाँ पे ग्राम पंचायत मुखिया क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन जो मुखिया नहीं, मतलब कि इस समय ग्राम पंचायत का जो है ये सरपंच समिति हो जाएगा, यानी कि 33 का आप देखेंगे यहाँ पे, तो यानी कि 4 का ऑप्शन सी होगा। और 4 का ऑप्शन सी कहाँ पे दे रखा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 4 का ऑप्शन सी। तो बाकी यदि आप एक भी जानते हैं यहाँ से, तो अपना आंसर को आप चूज कर पाएंगे। इसके बाद देखें तो भारत का संघ दोस्तों किससे है? तो भारत का संघ यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, राज्य दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, राज्य का राज्यपाल समिति हो जाएगा, नगर निगम महापौर हो जाएगा, और ग्राम पंचायत सरपंच हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 92 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, ये संथाली भाषा दोस्तों यहाँ पे जोड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हमारा होगा। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? यानी अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 21। अध्यक्षता सरकार की विशेषता क्या होती है? जो अध्यक्षता सरकार होती है, इसकी विशेषता क्या होती है? तो आप दोस्तों ध्यान रखोगे, ये होती है कौन सी? स्वतंत्र कार्यपालिका और साथ ही शक्ति का विभाजन, ये दोनों दोस्तों यहाँ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी इसका आंसर दोनों होगा। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? सही कूट को चुनिए। तो राज्यपाल जो है किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं राज्यपाल,
किसको? राष्ट्रपति को, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु सिफारिश करते हैं, ये भी सही है। विधानसभा को भंग करने हेतु, ये भी सही है। जबकि दोस्तों ये जो है ना, राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप होने पर, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर, सॉरी, एक मिनट, सॉरी। मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, और साथ ही राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 1, 2, 4 एक। दोस्तों इसको फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं इसको। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना चाहते हैं? तो मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, बिल्कुल गलत है। विधानसभा भंग करने हेतु, बिल्कुल सही है। और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, यह भी सही है। यानी कि 1, 3 और 4 यहाँ पे सही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक होती है? तो यहाँ पे लोकसभा का 10वां भाग यहाँ पे आवश्यक होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो चुनावी क्षेत्र का परिसीमन और पंचायतों में सीटों का आवंटन। कौन सा सत्य यहाँ पे है? तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। योजना आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और दोस्तों योजना आयोग जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसको रिप्लेस करके अब नीति आयोग बनाया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा 40 क्वेश्चन जो आपको हम करवा चुके हैं। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।